ज़्यादा तालाबों की संख्या हुआ करती थी और यहाँ 40 से 60 फीट पर आपको जल प्राप्त हो जाता था भूगर्भ से। आज प्रेजेंट टाइम का जो सीन है हम देखें तो लगभग शुद्ध जल आपको 400 फीट पर मिल रहा है, 300 पे थोड़े कम अच्छे मिल रहे हैं। ये निरंतर जो भूगर्भ के जल का लेवल घट रहा है तो उसके लिए कहीं ना कहीं हम सभी जिम्मेदार हैं। जो हमारे प्राचीन काल के हार्वेस्टिंग सिस्टम हुआ करते थे वो हमारे तालाब थे, कुंड थे, पोखरे थे, कुएं थे। हमने क्या किया, उसमें अपनी पूजा के अवशेष डालते जा रहे हैं, घर के अवशेष डालते जा रहे हैं। उसकी बड़ी समस्या ये हो रही है कि जो लेवल था उन लेवल पर प्लास्टिक जाकर बैठ जा रहा है, उन पर कुछ ऐसे अवशिष्ट बैठ जा रहा है जिससे जो छिद्र था, जिसके कारण बरसाती जल जो उन तालाबों में संरक्षित हो रहा था, जो भूगर्भ में जाते थे, जिससे हमारे भूगर्भ के जल का लेवल बढ़ रहा था, वो कहीं ना कहीं बंद हो गया है। और उसकी जगह हम लोग वैकल्पिक रूप में अभी 22 मार्च को विश्व जल दिवस था, एक बड़ी चर्चा खासकर भिन्न भिन्न समाचार पत्रों में भी हुआ, मुझे भी कई जगह आमंत्रित किया गया। अब लोगों का कहना है कि प्रत्येक घर में हार्वेस्टिंग सिस्टम को बैठाया जाए, जनरेट किया जाए। मगर क्या हार्वेस्टिंग सिस्टम से हम अपने भूगर्भ के जल के लेवल को मेंटेन कर पाएंगे? क्या हम शुद्ध जल पहुंचा पाएंगे? क्या हमें लग रहा है उसकी अपेक्षा जो हमारे प्राकृतिक स्रोत हैं, विशेष रूप से हम कहें चाहे वो नदी के रूप में हो, तालाब के रूप में हो, कुंड के रूप में हो, यदि हम लोग अपना नैतिक कर्तव्य माने। कई बार चर्चा होता है कि भारत में गिरती नैतिकता, बढ़ता जल संकट। हम लोग जब छोटे थे तो हमारे माता पिता दादी कहती थी कि कुएं में अगर आप कूदते हैं तो आप कोढ़ी हो जाएंगे, कुष्ठ रोगी हो जाएंगे। आप जल में कुछ अवशिष्ट फेंकते हैं तो आपको ये रोग हो जाएगा। कहीं ना कहीं डरवाने का प्रयास था। वो डर इसलिए पैदा किया गया था कि हम लोग तालाब को प्रदूषित न करें, हम लोग कुएं को प्रदूषित न करें। मगर वह डर कहीं न कहीं निकलता जा रहा है। परिणाम यह है कि अभी उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि जब 3 दिन की बिजली हड़ताल हुई तो पूरे रोड पर एक ही संकट नजर आ रहा था, वो जल को लेकर। कोई बाल्टी, कोई गिलास, कोई लोटा लेकर टहल रहा था कैसे जल प्राप्त हो। क्योंकि हमारे जो हैंडपम्प थे घरों में वो लगभग 70 या 80 फीट पर हम लोगों ने उसको गड़वाया था, शायद वो पानी अब नहीं दे रहे हैं। जहाँ पे जेट पंप था, समरसेबुल था, वहाँ बिजली संकट के कारण जल प्राप्त नहीं हो रहा था और परिणाम यह हुआ कि त्राही मची हुई थी। यदि हम लोगों ने अपने कुएं को संरक्षित किया होता तो शायद काशी हिंदू विश्वविद्यालय पूरे विश्व में एक एग्जाम्पल है कि जितने छात्रावास हमारे प्राचीन हैं, चाहे रुइया को ले लीजिए, चाहे बिरला को ले लीजिए या अन्य छात्रावासों में आप देखें तो कुएं की व्यवस्था की गई थी। और कहा जाता है कुएं के जल पीने से बुद्धि का विकास होता है। रुइया भी एग्जाम्पल है, बहुत सारे लोग उससे जल निकालने से आपको व्यायाम भी हो जाता है, शारीरिक बलिष्ठता आती है। मगर हम लोग पूरी तरह से अपने कुएं को लेकर उपेक्षित हैं। वही हाल हमारे तालाब का है, कुंड का है। बस हम लोग कब उसको याद कर रहे हैं तो हम लोग याद कर रहे हैं जब अपने पितरों को तर्पण देना है या घर में किसी की डेथ हो जाए तो 10वां के कार्यक्रम के लिए हम उन तालाबों की तलाश कर रहे हैं। या छठ पूजा मनाना हो या लोलारा छठ मनाना हो या ऐसे फेस्टिवल, तब हम लोग शायद उन जल स्रोतों की तलाश कर रहे हैं और तब जाकर वहाँ और कार्य को संपन्न कर रहे हैं। हम लोग केवल तालाब को न संरक्षित करें बल्कि अपने संस्कार को संरक्षित करें। 16 संस्कारों में आप देखें तो कई सारे ऐसे संस्कार हैं जो किसी न किसी स्रोत के किनारे हैं। जल का स्रोत हो, चाहे वो तालाब हो, कुएं हो, नदी हो, वहाँ संपन्न किए जाते हैं। निरंतर हम कह रहे हैं कि ये बड़ी चुनौती है और यह चुनौती को अगर हम लोग नहीं समझेंगे तो आने वाले दिनों में वो प्रभाव कृषि पे भी डालेगा, वह प्रभाव हमारे शारीरिक पर डालेगा। क्योंकि शुद्ध जल नहीं मिलेगा तो आपको अनेक रोग हो सकते हैं। पेट के रोगों में हमारे साथ खुद ही वैज्ञानिक भाई साहब बैठे हुए हैं। तो मैं ये कहूँगा कि जो लोग कहीं के भी हो, अपने गांव, नगर, जिले, क्षेत्र, अगर आप चाहें तो थोड़े से अभियान चलाएं कि हम लोग अपने तालाब को, कुंड को, पोखरे को साफ रखेंगे।
जिससे कि हमें शुद्ध जल मिल सके, क्योंकि वही जल हमें हैंडपम्प के माध्यम से, समरसेबुल के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। तो मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं प्रणाम करूंगा भाई साहब को।